नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन बेची जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। आवास बोर्ड ने कई भूमाफिया और सहकारी समिति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आवास बोर्ड के अधिकारी ने राजीव नगर में कई भूमाफियाओं के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराते हुए सहकारी समितियों पर भी मामला दर्ज कराया है। रोक के बावजूद मकान बनाए जाने को लेकर राजीव नगर थाने में कई लोगों पर आवास बोर्ड ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी करती नजर आ रही है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, अब तक इस इलाके में कार्रवाई उन लोगों के ऊपर हो रही थी जिन लोगों ने घर बनाए, लेकिन सीधे तौर पर जिनकी तरफ से लोगों को धोखा दिया गया, जिन्हें जमीनें बेची गई, अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल विभा, देखिए, और लंबे अरसे के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई जो है वह हुई है और उन भूमाफियाओं पर हुई है जिन्होंने गृह निर्माण समिति बनाई थी और इसकी आड़ में जो आवास बोर्ड की जमीन थी उसको बेच डाला और ऐसे लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई जो है वो वसूल ली और उनको ऐसी जमीन दे दी जो विवादास्पद थी। और उसके बाद अब जबकि हाईकोर्ट का निर्देश हुआ, इस पूरे मामले में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने 6 गृह निर्माण समितियों समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और राजीव नगर थाने में। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है लंबे अरसे के बाद। वैसे तो औपचारिकता बस कार्रवाई होती रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वैसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें आगे मामला बढ़ेगा और जो भूमाफिया हैं और जिन्होंने वाकई में गृह निर्माण समिति बनाई थी, जैसे निराला सहकारी गृह निर्माण समिति है, जयप्रकाश सहकारी गृह निर्माण समिति है, बजरंग सहकारी गृह निर्माण समिति है, कपूरचंद सहकारी गृह निर्माण समिति है, त्रिमूर्ति सहकारी गृह निर्माण समिति है और एक ललित फेडरेशन है। तो इसके सचिव और अध्यक्ष पर FIR दर्ज किया गया। जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं उनमें 7 को नामजद आरोपी बनाया गया है। उसमें सबसे बड़ा नाम है सत्यनारायण सिंह के बेटे सुनील सिंह, दीप नारायण सिंह के बेटे नीरज सिंह, नाकट गो प्रमोद सिंह, अखिलेश राय, श्रीनाथ सिंह, शिवजी सिंह। तो ये सभी माफिया और जो गृह निर्माण समिति अब कानून के शिकंजे में आ गए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये मामला जो है पूरी तरीके से कानूनी शिकंजे में जाएगा और जो लोग आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई होती हुई और इसी कार्रवाई की जरूरत भी है, क्योंकि लोगों को धोखा देकर जमीन को बेचा जाना और उसके बाद इन जमीनों पर लोगों की गाढ़ी कमाई से घर का निर्माण होना, जिस पर जब बुलडोजर चलता है तो उनके दर्द का एहसास सभी को है। और ऐसे में इसी कार्रवाई की जरूरत थी जब इस वक्त कोर्ट के आदेश के बाद होती हुई सहकारी समिति के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। फुलवारीशरीफ मॉड्यूल केस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वक्त संदिग्ध आतंकी ताहिर पुलिस की रिमांड पर है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं, जिनमें फुलवारीशरीफ मामले में मरगूब के हवाले से क्या बड़ा खुलासा हुआ, पहले वो जानिए और फिर ताहिर के तार कहां कहां तक जुड़े हैं, खुद ब खुद इसका अंदाजा हो जाता है। पटना के फुलवारीशरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये है मरगूब उर्फ ताहिर, जो 48 घंटे की रिमांड पर है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला था। अब वो दोहा और टर्की तक पहुंच चुका है। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था। लगातार कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में था ताहिर। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम है। ताहिर गजवाए हिंद से भी जुड़ा था। गजवाए हिंद नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। जाहिर है ताहिर के तार को बेतार करने के लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। बुधवार को ताहिर से जुड़े मामले को लेकर पटना स्थित ATS के कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। तेलंगाना ATS, महाराष्ट्र ATS, यूपी ATS के साथ साथ NIA, IB और रॉ के जो अधिकारी हैं, बिहार ATS के चीफ के साथ
तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है, तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ताहिर को गिरफ्तार किया था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक सामने आया था। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नाम के एक शख्स के संपर्क में भी था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद अब मामला बांग्लादेश तक जा पहुंचा है। मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ गए हैं। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है JMB यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार की धरती से आतंकी साजिश के मुद्दे पर अब सियासत भी एक्टिव हो चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव है, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया। आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बना है, पर आतंकियों का कनेक्शंस बिहार से जरूर निकल रहा है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब है कि बिहार में स्लीपर सेल्स अच्छी संख्या में मौजूद हैं और इस स्लीपर सेल को निश्चित तौर पे प्रशासन ब्रेक करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गृह विभाग है और बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर। अगर स्लीपर सेल एक्टिव है तो फिर बीजेपी डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? सरकार में सत्ता की मलाई साथ खा रहे हैं और एक और स्लीपर सेल एक्टिव होने की बात भी कर रहे हैं। सीवान की जेठू सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद को फोन कर धमकी दी गई, जिसमें कविता सिंह के पति अजय सिंह के मुताबिक धमकी देने वाले ने अपना नाम अखलाक बताया है और ये कहा कि उनकी भी यूपी के कमलेश तिवारी की तरह हत्या कर दी जाएगी। अजय सिंह राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धमकी के बारे में सीवान के एसपी को सूचना दी गई है।
फ़ोन आया माननीय सांसद जी के फ़ोन पे, और एड्रेस मेरा पूछ रहा था और अपना नाम अखलाक बता रहा था, सिवान से बोल रहे हैं, और जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसकी सूचना हमको सांसद जी ने दी है कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। जो कमलेश तिवारी वाला हाल किया जाएगा, वही हश्र होगा। तो जिहादियों के हमले में घायल सीतामढ़ी के अंकित झा इलाज के बाद घर लौट आए हैं। पुपरी के एसडीपीओ सहित कई अधिकारी अंकित के घर पहुंचे और उसके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के साथ सुरक्षा का भी जायजा लिया। बहिरा जाहिदपुर में अंकित के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 16 जुलाई को नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर अंकित झा के ऊपर चाकुओं से वार किया गया था, जिसके बाद दरभंगा के एक प्राइवेट अस्पताल में अंकित झा का इलाज चल रहा था और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब अंकित अपने घर लौट आया है। पटना पुलिस ने फर्जी डीएसपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नकली वर्दी, स्टैंप, नेम प्लेट और कई सामान की बरामदगी की गई है। नकली वर्दी के जरिए वो लोगों पर धौंस जमाता था। हालांकि पटना में एक ऑटो ड्राइवर से विवाद में फंसने के बाद उसकी पोल खुल गई और फर्जी डीएसपी थाने पहुंच गया। कहते हैं कि पुलिसकर्मियों की आन बान और शान वर्दी होती है, लेकिन पटना की गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और इस नकली डीएसपी के पास है, देखिए, खाकी की वर्दी, स्टार, नेम प्लेट, और यहाँ पर हॉलस्टर और बेल्ट, कैप, सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है। अगर ये नकली डीएसपी इस वर्दी में घूमकर लोगों के साथ गलत बर्ताव करता तो कहीं ना कहीं खाकी बदनाम होती, लेकिन समय रहते गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और फिलहाल छानबीन चल रही है। जो नकली डीएसपी हैं उन्होंने बाकायदा अपना नाम यहाँ पर विजय कुमार भारती DYSP आप देख सकते हैं, और स्टाम्प मुहर एक बहुत बड़ा ऑफेंस निश्चित तौर पर, चूँकि न केवल वर्दी, नकली स्टाम्प और सारी चीज़ें जो हैं वो नकली ही नकली हैं, यानी नकली डीएसपी। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के मामले का खुलासा राजधानी पटना में और गांधी मैदान थाने की पुलिस ने किया। इस पूरे मामले की छानबीन टाउन डीएसपी के नेतृत्व में चली। इस वक्त खुद मौजूद हैं। हम बात करिए, कैसे आप लोग को जानकारी मिली और इतना बड़ा खुलासा हो पाया? ये ऑटो में बैठ करके सफ़र कहीं कर रहा था। सफ़र करते हुए ये कारगिल चौक पर आया था कल रात्रि में ही 10 बजे के आसपास, और ऑटो वाले से भाड़ा के मुद्दे पर इसका बकझक हो गया। इसने कहा कि मैं डीएसपी हूँ और इतना भाड़ा मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो निर्धारित भाड़े को देने को लेकर के बहस इसका बकझक हुआ और उसके बाद ऑटो वाले ने सूचना दिया। उसकी सूचना पर थाना से पदाधिकारी गए और पदाधिकारी जो गए उनको संदेह हुआ, पूछताछ के क्रम में संदेह हुआ, संदेह के आधार पर उसको वहीं पकड़ा गया। टाउन डीएसपी उन्होंने बताया कि बड़ा ऑफेंस है ये और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे। लेकिन ये झांसा न केवल अपने अभिभावक को बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहा था, बल्कि खुद को झांसा दे रहा था। और आज जिस तरीके से वो कानूनी शिकंजे में फंसा, निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने समय रहते एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और जो लोग ठगी का शिकार होते और कानून कहीं ना कहीं लॉ का जो मिसयूज़ करने का इसका मोटो था, वह समय रहते उसको बेनकाब कर दिया गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां अनुकंपा पर नौकरी के मामले में पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस कर्मियों की जगह उनके आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अब अगर कोई पुलिसकर्मी की मौत ऑन ड्यूटी, मुठभेड़ या फिर आईडी ब्लास्ट में होती है तो ही उनके आश्रितों को क्लर्क पद पर नौकरी दी जाएगी। हालांकि इसके लिए इंटर पास होना अनिवार्य है, जरूरी होगा। इसके अलावा बाकी के मामलों में मृतक पुलिसकर्मियों के इंटर पास आश्रित को क्लर्क की नौकरी नहीं मिल पाएगी। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों के क्लर्क के पद पर नियुक्ति को लेकर ज्यादा मामले सामने आने के बाद अब ये कदम उठाया है, जिसमें गाइडलाइन में गृह विभाग की वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया कि विशेष परिस्थिति में
हुई मृत्यु की स्थिति में ही इंटर पास आश्रित को क्लर्क की नौकरी दिए जाने का प्रावधान है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या माना जाए इस तरह की तब्दीली या इस तरह के आदेश को इस वक्त जारी करने के पीछे मकसद? देखिए विभा, मकसद साफ है। दरअसल पिछले दिनों डीजीपी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और रिव्यू किया गया था कि पुलिस मुख्यालय में जो मामले आ रहे हैं, जो दिवंगत पुलिसकर्मी हैं, उसमें जो मामले आ रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों को क्लर्क का जॉब दिया जा रहा है। तो रिव्यू किया गया और रिव्यू के बाद ये फैसला लिया गया और उसके बाद 2019 में जो अधिसूचना थी उसका हवाला दिया गया कि विशेष परिस्थिति में ही, और विशेष परिस्थिति में जैसा कि आपने खुद बताया कि जो विशेष परिस्थिति है वो किन परिस्थितियों में दी जाएगी। जैसे अब अगर पुलिसकर्मी जो है वो ड्यूटी के दौरान उनकी मौत होती है या फिर ड्यूटी मुठभेड़ होती है या फिर आईडी ब्लास्ट होती है, तो ऐसे जो कैटेगरी डिवाइड कर दिया गया कि विशेष परिस्थिति में इन परिस्थितियों में ही उनके जो आश्रित होंगे उन्हें क्लर्क की जो है वो जॉब दी जाएगी। अन्यथा अगर सामान्य परिस्थितियों में उनकी मौत होती है तो फिर उनके लिए दूसरे विकल्प खुले रहेंगे। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के सुपरिटेंडेंट संजय राय के खिलाफ होमगार्ड जवानों ने मोर्चा खोल दिया है और ड्यूटी छोड़ दी गई है। मामला उत्पाद थाने का है। होमगार्ड जवानों का यह आरोप है कि सुपरिटेंडेंट गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं और ड्यूटी छोड़कर चले जाने तक को कहा जाता है। इसके बाद जवानों ने सामूहिक तौर पर उत्पाद विभाग में ड्यूटी नहीं करने का फैसला किया है। डीएम ऑफिस पहुंच गए और जवानों ने सुपरिटेंडेंट पर शराब कारोबारियों से सांठगांठ का आरोप भी लगाया है। महिला जवानों ने भी सुपरिटेंडेंट पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया है कि थाने से दारू भी बेचा जा रहा है। हाँ, दारू बेचा जा रहा है। बेचा जाता है। कौन बेचते हैं? कौन लोग? वहाँ के स्टाफ लोग मिल करके उत्पाद के स्टाफ दारू बेच देते हैं। हाँ, पका हुआ वाला दारू। हाँ, और होमगार्ड से भी बेचवाते हैं। होमगार्ड से भी बेचवाते हैं। आप बोल रहे हैं मीडिया में, आप पे तो कार्रवाई हो जाएगा। एकदम कार्रवाई हो जाएगा। तो डर नहीं लग रहा है कार्रवाई? नहीं डर लग रहा है, कार्रवाई होगी फिर अपना दूसरा जगह जाके काम करेंगे। गोपालगंज पुलिस ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट की कोशिश करने के मामले में इंजीनियरिंग के छात्र समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, कट्टा, 12 कारतूस, सीएसपी से लूटा गया बैग और लैपटॉप के साथ लूटी गई बाइक जब्त की गई है। 16 जुलाई को फुलवारिया थाना क्षेत्र के जटहा बाजार में सीएसपी संचालक से लूट करने के बाद इन सब की गिरफ्तारी हुई है और इसका विरोध करने पर सीएसपी संचालक को गोली मार दी गई थी। गोपालगंज में बारिश से एनएच 27 की बाईपास सड़क की स्थिति काफी नारकीय जैसी है। यहां बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से हादसे बढ़ गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे लोग हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। महमदपुर चौक के पास एनएच 27 की ये तस्वीर, जहां बाईपास सड़क की स्थिति बद से बदतर है। बारिश में सड़कें डूब जाती हैं और इसी में एक बाइक सवार देखिए कैसे फंस जाता है। बाइक पूरी तरह से पानी में डूब गई और किसी तरह से बाइक चालक को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने 2 सप्ताह पहले सड़क पर धान की रोपनी कर अपना विरोध जाहिर किया था। सड़क की हालत खराब होने की वजह से वाहन चालक दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कटिहार के काढ़ागोड़ा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक बिजली के उस खंबे पर चढ़ गया जिस पर हाई टेंशन तार लगा हुआ था। अगर वो हाई टेंशन तार के चपेट में आता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए बिजली का कनेक्शन काट दिया और उसे काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तौर पर बीमार है।